नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 का प्रथम पाठ माता का अंचल पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो चलते हैं हम प्रश्न अभ्यासों पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो उत्तर इस प्रकार है। यह बात सच है कि लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार करते थे, परंतु विपदा के समय लाड की ज़रूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोद की ज़रूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी याद आती है, बाप या नाना नहीं। माँ का लाड घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर इस प्रकार है। शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। तीसरा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर इस प्रकार है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता, बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी, अर्थात अपने द्वारा खुद से बनाई जाती थी। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि होने की संभावना न के बराबर थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। न कोई रोक टोक, न कोई डर, न किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। आज भोलानाथ के समय से सर्वथा खेल और खेल सामग्री और उससे ऊपर का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्रियां स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, अतः स्वच्छंदता नहीं होती है। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता है। चौथा प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। उत्तर इस प्रकार है। पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है, जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। पांचवा प्रश्न है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर इस प्रकार है बच्चों, आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है।
अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते जो 30 के दशक में रहे होंगे। कौन कौन से दृश्य? आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे। लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। छठा प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इस भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। छात्र इसका उत्तर स्वयं अपने अनुभव के आधार पर लिखेंगे। सातवां प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछें पकड़ने पर बनावटी रोना, रोने का नाटक और शिशु को हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उवटना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं, शैशव अवस्था की याद दिलाते हैं। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इस पाठ के लिए उत्तर क्या हो सकता है? इस पाठ के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन है। कौन कौन सी है वो 3 विशेषताएं? बच्चे का पिता के साथ लगाव, शैशव की मस्त क्रीड़ाएँ, माँ का वात्सल्य। माता का अंचल इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है। किसको करता है? माँ का वात्सल्य को व्यक्त करता है। अतः यह एकांगी और अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? मेरा शैशव, मेरा शैशव, या कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन, ये भी शीर्षक इसके हो सकते हैं। 9वां प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर इस प्रकार है, शिशु की जिद में प्रेम का प्रकटीकरण। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति, दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं। गोद में, माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। प्रश्न नंबर 10, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरीके से भिन्न है? उत्तर इस प्रकार है बच्चों, हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड प्यार नहीं मिला। मेरे पिता प्राय अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्राय वे रात को थककर ऑफिस से आते हैं। वे आते ही खा पी कर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें ज़रूर करते हैं। मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी ले आते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं। किंतु मेरे खेलों में रुचि इस तरह रुचि नहीं लेते। वे हमें नंग धड़ंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक़ है। मुझे बचपन में ए से एप्पल, सी से कैट रटाई गई। हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया।
3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लेने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पाँवों के नीचे रौंदता चला आ रहा हूँ। मुझे हो हुल्लड़ करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ खेल में शामिल हो पाऊँ। तो इस प्रकार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपके बचपन के समान हो सकता है। आपका भी बचपन इसी प्रकार का शायद बीता हो। आप भी अपने बचपन की बातें इसमें लिख सकते हो, जोड़ सकते हो। 11वां प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो बेटा आप सबको फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मेला आंचल। इसको आप अपने पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से पढ़ सकते हो, स्कूल की से। और नागार्जुन का उपन्यास बलसनमा आंचलिक है, उपलब्ध होने पर इसे ज़रूर पढ़े। तो आज हमने आपको इस पाठ के प्रश्न अभ्यासों का हल बताया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सभी प्रश्नों का हल मिल गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।